नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की खबरों की। देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं रियल्टी सेक्टर के अहम मुद्दों का। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अब 4.90% हुई रेपो रेट। इससे पहले मई में हुआ था 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा। महंगी होगी होम लोन की किश्तें, प्रोजेक्ट की लागत पर भी पड़ेगा असर। शॉर्ट टर्म में कमजोर हो सकती है घरों की बिक्री। इंडस्ट्री दिग्गजों से बढ़ी ब्याज दरों के असर पर चर्चा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फंडिंग होगी अब और भी आसान। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स अब रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को दे सकेंगे कमर्शियल लोन। तो वहीं अर्बन कोऑपरेटिव और रूरल कोऑपरेटिव बैंक की होम लोन लिमिट को 100% बढ़ाया गया। 2009 और 2011 की लिमिट होगी डबल। एक्सपर्ट से समझेंगे पूरी खबर। संकटों से जूझ रही रियल्टी कंपनी सुपरटेक को बड़ी राहत मिली है। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट इको विलेज ही सीओसी के दायरे में होगा। बैंकों के कंसोर्शियम ने 431 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के चलते कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की थी। एनसीएलटी ने कहा कि बाकी प्रोजेक्ट बिल्डर ही बनाएगा। एनसीएलटी के इस फैसले से करीब 7,000 घर खरीदारों को मिलेगी राहत। कुल डिमांड में मिड से हाई सेगमेंट के 79% घर, बड़े घरों की डिमांड बरकरार 38%, 2 BHK तो 26%, 3 BHK घरों की डिमांड। घर खरीदारों में सर्विस क्लास का दबदबा जारी। कुल खरीदारों में सर्विस क्लास का शेयर 68%, तो बिजनेस क्लास और प्रोफेशनल 26%। हाउसिंग में 90% घर खरीदार एंड यूजर्स। 80 लाख से 1.5 करोड़ के घरों की सबसे ज्यादा मांग। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। अब रेपो रेट 4.90% हो गया है। जाहिर है ईएमआई का भार बढ़ेगा, होम लोन महंगे होंगे और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी। एमपीसी से एक बात और निकल कर आई है कि अब कोऑपरेटिव बैंक हाउसिंग लोन ज्यादा दे सकेंगे। पहले के मुकाबले लिमिट को 100% बढ़ा दिया गया है, यानी इंडिविजुअल्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट को कर्ज मिलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। आरबीआई के नए ऐलानों के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर की प्रतिक्रिया क्या है, डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स इसको किस तरह से ले रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजन बांदेलकर, प्रेसिडेंट नरेटको। हमारे साथ हैं अमित गोयनका, एमडी नेसेस फाइनेंस, और गुलाम जिया साहब, ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल राजन सर आपसे ही होगा कि मई के बाद फिर 2 महीने में 2 बार रेपो रेट में इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, डेवलपर संगठन इस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है? सर देखो, जैसे अपन बोलते हैं कि समर आता है, विंटर आता है, रेनी सीजन आता है, तो हर आदमी को पता है कि जब रेपो रेट कम हुआ तब तो सब लोग खुश हुए थे। तो मैं ये एक्सपेक्टेड था। जब आपको एक्सपेक्टेड है ना तो कोई शॉकर नहीं आता है। और महंगाई बढ़ रही है तो आज जो भी इन्होंने आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया, मैं काफी लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। वेलकम इसलिए करता हूँ क्योंकि जो महंगाई कम हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली वापस ये जो है ना कि जैसे बोलता है ना रेपो रेट आज जो बढ़ा है वो वापस कम हो जाएगा। अमित जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि कोऑपरेटिव बैंकों की कर्ज देने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इंडिविजुअल्स होम लोन के अलावा माइक्रो लेवल पर प्रोजेक्ट फंडिंग भी बेहतर होगी। इस कदम को रियल एस्टेट में फंडिंग के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? पहले क्या सीमा थी, अब नई सीमा क्या है? दीपक जी, ग्रास रूट लेवल पे डेफिनेटली जैसे राजन जी ने बताया कि थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स का जो रूरल और रीजनल नेटवर्क है वो काफी ज्यादा जो एसएमई और जो एसईसी ग्रेड 4 के जो पॉपुलेशन है उन पे काफी प्रभाव पड़ता है। तो आज जो इनको एक होम लोन फाइनेंस करने की क्षमता का जो आदेश दिया गया है कि जहाँ 25 लाख से 50 लाख तक का भी होम लोन दे सकते हैं, और अगर उनकी 100 करोड़ के ऊपर की अगर नेट एसेट्स हुई तो वो 50 लाख के ऊपर के भी लोन दे सकते हैं। तो सडनली जहाँ पे वो बहुत छोटे लोन्स दे रहे थे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के ऊपर लोन्स नहीं दे पा रहे थे, वहां 50 लाख तक के भी लोन्स देने की उनको एक आज्ञा मिली है, उनको एक डायरेक्शन मिला है आरबीआई से। वो बहुत बड़ा मूव है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टिपिकली जो बैंक्स ही या एचएफसी ही दे पा रहे थे उस टाइप के लोन्स, अब चाहे वो 25 लाख का लोन हो, 30 लाख का लोन हो, अब वो अब कोऑपरेटिव और रीजनल डिस्ट्रिक्ट बैंक भी दे पाएंगे। ये बहुत ही उम्दा मूव रहा है। दूसरी बात ये भी है कि 5% ऑफ एसेट्स वैल्यू को कमर्शियल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी देने की इजाजत मिली है। तो इससे काफी जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिड मार्केट और या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी अब काफी उम्मीद जागी। इनफैक्ट
कल से तो काफी हलचल है मुंबई में दीपक जी की रीडेवलपमेंट जो रुक गया था या सेल्फ रीडेवलपमेंट जो रुक गया था जो मुंबई कोऑपरेटिव बैंक कर रहा था अब वो वापस से शुरू होगा। तो ये काफी एक अवेटेड मूव था और इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बैंक्स में जो एक रुकाव था या जो एक लिमिटेशन थी क्योंकि उनकी सेक्टोरल लिमिट्स ब्रीच हो चुकी थी या उनके कैपिटल एलोकेशंस पूरे हो चुके थे, अब उसके आगे बढ़कर अब एक नया ये जो पूरा कोऑपरेटिव और रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्पेस है वो खुल के आगे आता है, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी सर्च होगा इस चलते हुए। मेरा अगला सवाल गुलाम जिया साहब आपसे होगा। वैसे तो राजन सर ने रेपो रेट के बढ़ने का दबी जुबान में स्वागत किया है, हालांकि ज्यादातर डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स रेपो रेट का बढ़ना रियल्टी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट टर्म में हाउसिंग सेल्स पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ये जो इस समय तक जितने भी हमने इंक्रीज देखे हैं, बढ़ाव देखा है होम लोन में, इन सबको एनालिस करने के बाद हमारा ये अंदाजा है कि ये तकरीबन 5 से 8% के दरमियान ओवरऑल आपकी एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ेगी। खरीदार जो समझ लें पहले 1 करोड़ के आसपास खर्च कर रहे थे, अब उन्हें 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 8 लाख के दरमियान खर्च करना होगा। ये इंक्रीज, ये इम्पैक्ट है जो कुछ अब तक हुआ है उसका। इसके सामने एक चीज जो काबिल जिक्र मैं समझता हूँ वो यूं है कि हर वो शख्स जो आज मकान खरीद रहा है उसने आगे चलकर उस मकान को बेहतर रहने लायक बनाने के लिए फर्निशिंग का, इंटीरियर्स का भी एक बजट बना रखा है और अंदाजन वो 5 से 8%, 5 से 10% दरअसल इंटीरियर्स वगैरह के लिए उठा रखते हैं लोग। ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक हाइपोथेसिस अगर वो बरकरार रहता है कि लोग मकान पहले खरीदेंगे, चाहे इंटीरियर्स जो शायद 1.5-2 साल डिफर कर दिया जाए, आगे जाके किया जाए, तो ये हमें तो ये उम्मीद है कि ये 5 से 10% का इंक्रीमेंट ओवरऑल इस रफ्तार को, या जो कुछ हम पिछले 1.5 साल में हमने रियल एस्टेट में जो एक उभार देखा है, उठाव देखा है, उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। यूं समझ लें कि रास्ते का एक छोटा सा पत्थर है, उसे फलांग के आगे जाना है, लेकिन ये ऐसी अड़चन नहीं है कि जिसके कारण पूरी इंडस्ट्री रुक जाएगी। तो हमारा तो ये मानना है कि ये थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ के आगे जहां और भी हैं। राजन सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि ये तो बेहतर हुआ कि कोऑपरेटिव बैंक्स की कर्ज देने की लिमिट बढ़ गई है, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट को कमर्शियल लोन देने में कोऑपरेटिव बैंक्स कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डेवलपर्स की शिकायत रही है कि बैंक्स या फिर एनबीएफसीज हाउसिंग प्रोजेक्ट को लोन देने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, बजाय इसके वो ज्यादा सेफ लोन के विकल्प को देख रहे हैं। सर 100% होगा। क्यों होगा मैं बताता हूं। आप देखो कि बारिंग जो एनबीएफसी जिन्होंने राइट लेफ्ट सेंटर बीच में जब हमको पैसे नहीं देने चाहिए थे तब पैसे दिए, और हमारे लोगों ने जब पैसे नहीं लेने चाहिए थे और जरूरत से ज्यादा पैसे लिए, मतलब क्या हुआ कि वो छोड़ो, वो पीरियड को अगर आप छोड़ दो, निकाल दो, तो रियल एस्टेट का कोई लोन कभी बैड नहीं हुआ है। और रियल एस्टेट का लोन में क्या होता है कि आपको एसेट्स इतनी होती है कि, और बीते दिनों में प्रॉपर्टी के दाम इतने बड़े हैं, और कभी भी आप अगर कोई भी हमको फंड करता है ना, वो सिर्फ आप समझो कि कंस्ट्रक्शन का फंडिंग करता है। और स्पेशली ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, दे विल नॉट बिकम फंड लाइक एनबीएफसी। ये क्या हो गया कि आज अपनी नेशनलाइज बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, ये जो नामचीन 100 लोग हैं उनको ही पैसे देते हैं। 100 के बाहर अगर आप बोलोगे ना कि आप बोलो 125 क्लाइंट बताओ, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा दिखाने को। हाँ, एनबीएफसी 100%, एनबीएफसी 500 से 1000 जो भी लोग हैं जिसको ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे फंड नहीं करते, उनको एनबीएफसी करती है, और एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। ये इनका बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट तक आ गया था। तो इनके बीच में एक आदमी, जो बहुत बड़ी दरार थी ना, वो दरार कम हो जाएगी इसमें। मैं अभी देख रहा था कि क्योंकि मेरे ख्याल से, इफ आई एम स्टैंड्स करेक्टेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोऑपरेटिव बैंक की डिपॉजिट 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। अगर 5 लाख करोड़ भी पकड़ो, और जैसे इन्होंने 5% दिया, तो सर 25,000 करोड़ मतलब आप समझो कि और एक स्वामी फंड जितना बड़ा फंड आपको इनडायरेक्टली क्रिएट हो गया। मेरे ख्याल से अमित गोयनका इस पे ज्यादा बोल सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है।
अमित जी, जिस तरह से महज 2 महीने के भीतर रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या ये संकेत दिख रहा है कि हम वापस प्री कोविड लेवल के रेट्स की ओर बढ़ रहे हैं? सस्ते होम लोन या सस्ती ईएमआई का दौर खत्म हो चुका है, अब ये बढ़ोतरी निरंतर जारी रहेगी? नहीं नहीं, एकदम ठीक है दीपक जी। देखिए, ऐसा है कि हमारा भी ये अंदाज है कि 15 से 18 हजार करोड़ की जो राशि है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा निवेश की जा सकती है ये मूव के चलते हुए। और डेफिनेटली क्योंकि एक ये वैक्यूम रहा है, हाई यील्ड स्पेस है, अभी तक जो एक प्रेफर्ड या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते गए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, या जो डिपॉजिट बेस पे बैठे हैं, उसका उनको ज्यादा उपयोग नहीं करने को मिला है। तो डेफिनेटली रियल्टी सेक्टर के ऊपर इंटरेस्ट रहा है। छोटे छोटे जो रकम है वो लगाने के आमादा रहते हैं बैंक्स। बहुत बड़ी रकम नहीं लगाती कोऑपरेटिव बैंक, मगर 15-20 करोड़ तक अगर कोई आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो टिपिकली जो एक रूरल सेक्टर या सब मेट्रो सेक्टर में आपको जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे राजन भाई बता रहे थे, तो उनको ये फंड्स की जरूरत पड़ती है। और डेफिनेटली कोऑपरेटिव बैंक्स का ये रुख जो है इनके तरफ काफी फायदेमंद रहेगा। जैसे मैं रीडेवलपमेंट की भी बात कर रहा था, रीडेवलपमेंट क्लासिकल बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस के डेफिनेशन में नहीं आता है, मगर कोऑपरेटिव बैंक्स को डेफिनेटली इजाजत दी गई है कि इनको भी कंसिडर किया जाए, तो काफी बड़ा स्पेस ओपन हो जाता है रियल्टी सेक्टर में। गुलाम साहब, इस बात की पूरी आशंका है कि अगस्त की एमपीसी में आरबीआई रेपो रेट फिर से 0.25% बढ़ाएगा। अगली 2 तिमाही में महंगाई दर 7% के ऊपर रहने की आशंका है। ऐसे में FY23 में रेपो रेट 0.75% और बढ़ाई जा सकती है। इंटरनेशनल टेंशन के चलते आयात पर असर पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी रही है। ऐसे में डिमांड साइड कैसा इंपैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल जो तेजी बीते 2 साल में हम देख रहे थे वो कैसी रहने वाली? पहली चीज तो मैं ये एक चीज पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि जो प्राइस इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, ये पिछले कुछ महीने 2 महीने में थोड़ी आसान हुई है। काफी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस उतरे हैं। अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात इग्नोर करूं तो उससे पहले इवन एनर्जी प्राइस, पेट्रोल के प्राइसेस में भी, दामों में भी कमी आई थी। तो ओवरऑल जो आज से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले डेवलपर्स लॉबी की तरफ से बहुत बड़ी हाहाकार थी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बड़ा है, ये पिछले कुछ दिनों में इसमें नरमी डेफिनेटली आई है। यहाँ तक कि शायद पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट ये कुछ डेवलपर्स की तरफ से ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं कि अगले चंद महीनों तक जितना भी इंक्रीमेंट होगा इंटरेस्ट रेट में वो डेवलपर अब्सॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो डेफिनेटली था और उस क्वेश्चन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ये जो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने दोबारा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के जहां जहां भी इस किस्म की इफ एट ऑल अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि कहीं सेल्स वेलोसिटी में, खरीद की रफ्तार में रफ्तार कम हो रही हो, तो बिल्डर्स के पास अब भी चंद एक ऐसे पासे हैं जो ये मार्केट को दोबारा ट्रैक पर ले आया जा सकता है। तो मैं तो आज भी इसी उम्मीद में हूं कि ये जो कुछ भी, अगर आप अगस्त के इंक्रीमेंट की भी बात कर रहे हो, तो उससे मुझे उम्मीद है कि एज आई सेड कि एक राह का छोटा सा रोड़ा हो सकता है। ये इतनी बड़ी हर्डल नहीं होगी कि जिसके कारण इंडस्ट्री में कुछ इतना हाहाकार या इतना दोबारा, हम ये जानते हैं कि मार्केट दोबारा इंप्रूव होना शुरू हुई है और ये तो शायद साल भर ही हुआ है मार्केट को इंप्रूव होते हुए। तो अगर हम प्रॉपर्टी साइकिल की बात करें, अगले 4-5 साल तक इस चीज को चलना है और उस दौरान इस किस्म के जो कुछ चैलेंजेस आएंगे उसको डेफिनेटली पार किया जाएगा। बिल्कुल, एंड यूजर्स मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने मुंबई में हाउसिंग रजिस्ट्रेशन को देखा, हैदराबाद में बंपर रजिस्ट्रेशन को देखा, ये कुछ अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। राजन सर, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, जो गुलाम जिया सर बोल रहे हैं ना कि ये रोड़ा नहीं है, मैं बोलता हूँ कि छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है, और स्पीड ब्रेकर हमेशा अच्छा होता है, ताकि क्या होता है कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। क्योंकि हर एक आदमी अपनी गाड़ी अपने स्पीड पे चलाएगा। अगर वो जरा भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि बाबा मैं हाईवे पहुंच गया, तो उसको याद दिलाते रहता है कि आप हाईवे नहीं पहुंचे हो, आप अभी तक अपने बस गाड़ी सोच संभल के और संभल के चलाओ। कोऑपरेटिव बैंकों की लिमिट बढ़ने से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। रेपो रेट का असर यह दिखेगा कि घर खरीदारों को करीब 8% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। एंड यूजर्स में मांग लगातार बनी हुई है। रियल्टी सेक्टर में एक बड़ा स्पेस ओपन होता हुआ दिख रहा है। रॉ मटेरियल के उतार चढ़ाव में डेवलपर्स कुछ नरमी दिखा रहे हैं, और ये नरमी अगर लगातार बनी रही, बरकरार रही, तो डिमांड साइड इसका बेहतर असर दिखेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे राजन सर आपका, अमित जी और गुलाम साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।
तो रियल ट्रेंड्स में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो शहर हैं जो बीते 15 साल में रेंट के लिहाज से काफी बेहतर हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यह चर्चा जारी रही। इसके बाद रुख करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कुछ उन शहरों की जहां बीते 15 साल में प्रति वर्ग फीट रेंट वैल्यू डॉलर के अंदर है। ऐसे तमाम शहर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और कंपनियों का इन शहरों पर फ्यूचर कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से मजबूत फोकस बना हुआ है। सेविल्स इंडिया की रिपोर्ट में नवी मुंबई, एनसीआर, बेंगलुरु समेत कई शहरों का जिक्र है जो सैटेलाइट सिटी के तौर पर उभर रहे हैं। आज बात करते हैं मुंबई की। किसी भी शहर में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को लेकर निवेशक अक्सर कई पहलुओं पर मंथन करते हैं। मसलन उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्वॉट एनालिसिस में उस शहर की स्थिति क्या है, ईज ऑफ लिविंग के लिए माहौल कैसा है, डिमांड के मुताबिक किराया कैसा है, ग्रोथ इंजन क्या है, भविष्य के लिहाज से कितनी स्थिरता है और कैसी संभावनाएं हैं। ऐसे में मुंबई की सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई ऑफिस मार्केट के लिहाज से बेहतर विकल्प बनकर उभरी है। आज इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये तमाम तरह के रेजिडेंशियल ऑप्शन लोगों को देता है, जिसकी कीमत एक तरफ तो 6,000 पर स्क्वायर फुट से शुरू होती है और ऊपर की तरफ 24-25 हजार पर स्क्वायर फुट की रेंज में भी, यानी कि प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम में भी चली जाती है। यहाँ पर दूसरी जो खास बात यह है कि यहाँ के जो ऑफिस की स्पेसेस हैं वो 45 रुपए से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फुट पर मंथ की रेंज में मिलती है। नवी मुंबई को भविष्य का शहर कहा जा सकता है क्योंकि नवी मुंबई पुणे, ठाणे और मुंबई से बखूबी कनेक्ट है। तो वहीं ट्रांस हार्बर सी लिंक, वाशी ब्रिज, कोस्टल रोड और मेट्रो कॉरिडोर आने के बाद ये कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसके अलावा नवी मुंबई का प्रस्तावित एयरपोर्ट नोटिफाइड एरिया, सीबीडी, कमर्शियल डेवलपमेंट नवी मुंबई के भविष्य की संभावनाओं को दर्शा रहे हैं। नवी मुंबई के स्वॉट एनालिसिस को देखें तो प्लान टाउनशिप, उभरता हुआ फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी, बड़े भूखंड, हर वर्ग के लिए रिहायश और जमीन की उपलब्धता नवी मुंबई की स्ट्रेंथ है। तो वहीं कई इलाकों में फैक्ट्रियों की मौजूदगी के चलते इंडस्ट्रियल फील, मंद गति से चलता इंफ्रा डेवलपमेंट इसकी वीकनेस दिखाता है। लेकिन मुंबई और पुणे के बीच की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हाई क्वालिटी आईटी ऑफिस स्पेस, एंटरप्रेन्योर्स को आकर्षित करता लचीला वर्क प्लेस, पूर्वी उपनगरों से मजबूत जुड़ाव, दक्षिण नवी मुंबई का स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलपमेंट, खारघर में 300 एकड़ से ज्यादा हिस्से में आने वाला BKC2, गिफ्ट सिटी गुजरात की तर्ज पर टैक्स इंसेंटिव वाला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तमाम संभावनाएं दिखाता है। लेकिन लगातार बढ़ता कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अपने निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नवी मुंबई के ग्रोथ को स्लो डाउन करते हुए दिखते हैं। नवी मुंबई में रियल एस्टेट एक्टिविटी को देखें तो 2022 की पहली तिमाही तक यहां 2 करोड़ स्क्वायर फीट का ऑफिस स्टॉक मौजूद है, जिसमें 28% की ऑफिस वैकेंसी देखने को मिलती है। साल 2019 से 2021 के बीच नवी मुंबई में 22 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस अब्जॉर्प्शन रहा है, जिसके 2022 से 2024 के बीच 50 लाख स्क्वायर फीट तक पहुंचने की संभावना है। और इस बीच करीब 45 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की नई सप्लाई देखने को मिलेगी। नवी मुंबई में औसत ऑफिस रेंट की बात करें तो अभी 45 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट महीने का भाव है, जो 2024 तक 45 से 70 रुपए प्रति स्क्वायर फीट महीना रह सकता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्राइस ट्रेंड 6,000 से लेकर 23,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। ये वो मार्केट है जहां पर आज से कई साल पहले भी जो रेंटल था वो डॉलर टर्म्स में $1 पर स्क्वायर फुट पर मंथ से कम था, और आज भी ये $1 पर स्क्वायर फुट पर मंथ से कम है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कह सकते हैं बहुत बड़ी खूबी है जो इस मार्केट को इसकी इकोनॉमिक वैल्यू देती है।
मुंबई के मुकाबले नवी मुंबई में ऑफिस लीज का शेयर दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। 2020 में जहां मुंबई के कुल ऑफिस लीज में नवी मुंबई का हिस्सा 6% था, वो 2021 में बढ़कर 14% हो चुका है। इस मार्केट की जो शेयर है मुंबई की सेल्स में, वो करीब करीब आज 10 से 12% के बीच में है। मुंबई की प्राइसिंग जो है वो इस समय बड़ी आसानी से 8-10% की ग्रोथ पर है। तो इसी तरह की ग्रोथ हमें नवी मुंबई के मार्केट्स में भी मिल सकती है औसतन आगे चलकर। हाल ही में लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर की कई बड़ी डील्स भी यहां देखने को मिली हैं, जिनमें एसेंडाज इंडिया ने $163 मिलियन, इक्विनिक्स ने $161 मिलियन, ESR ने $100 मिलियन, वेबवर्क ने $55 मिलियन, ब्लैकस्टोन ने 50 और FM लॉजिस्टिक्स ने $15 मिलियन का निवेश किया है और भविष्य में और भी कई बड़े निवेश आने की संभावना है। आशा है आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। आप शो से जुड़ी अपनी राय हमें सोशल मीडिया, ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जल्द मिलेंगे प्रॉपर्टी जगत की कुछ और अपडेट्स के साथ, कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।